सिंधु घाटी सभ्यता की द प्रॉब्लम्स ऑफ डेटिंग काल निर्धारण की समस्या। हड़प्पा सभ्यता की निश्चित अवधि भी विवाद का एक विषय है। विभिन्न विद्वानों ने इस सभ्यता के लिए भिन्न भिन्न तिथियां बताई है। एच हैरास ने नक्षत्रीय आधार पर इसका काल 5600 ईसा पूर्व माना है। प्रारंभिक उत्खनन मोहनजोदाड़ो के सप्त स्तरीय भग्नावशेष तथा मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ विद्वानों ने ये विचार व्यक्त किया है कि इस सभ्यता का विकास 3250 से 2750 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। मार्शल का अनुमान है कि सिंधु सभ्यता का विकास तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता सर मार्टिमर व्हीलर ने इसका संभावित समय 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना है। सी.एल. फावरी का विचार है कि 2800 से 2500 ईसा पूर्व के मध्य ये सभ्यता विकसित हुई। आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों रेडियो कार्बन विधि के आधार पर इस सभ्यता का काल अब 2300 से 1750 ईसा पूर्व तिथि कोष्ठक के मध्य निर्धारित किया गया है। 1750 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नष्ट हो चुके थे, परंतु अन्य स्थलों जैसे रंगपुर गुजरात में ये सभ्यता निकृष्ट रूप से करीब 800 ईसा पूर्व तक चलती रही। इस तरह के प्रमाण अन्य स्थलों से भी प्राप्त होते हैं, जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि 1700 ईसा पूर्व के पश्चात भी ह्रासोन्मुख रूप में ये सभ्यता विद्यमान रही, विलुप्त नहीं हो गई। आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर है हड़प्पा सभ्यता के पूर्ण काल को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। आरंभिक काल 2500 से 2250 ईसा पूर्व, विस्तार का काल 2250 से 1950 ईसा पूर्व व पतन का काल 1950 से 1750 ईसा पूर्व है। अगला बिंदु है सभ्यता का स्वरूप, नेचर ऑफ द सिविलाइजेशन। नागरिक सभ्यता हड़प्पा संस्कृति नागरिक संस्कृति थी। इस काल को अनेक नगरों का उदय हुआ। ये नगर उद्योग धंधों तक व्यापार के केंद्र थे। नगर प्रशासनिक केंद्र भी थे। ये नगर कांस्ययुगीन नगर ब्रोंज एज सिटीज थे। यद्यपि इस समय तक धातुओं का उपयोग आरंभ हो चुका था, तथापि पत्थर का भी व्यवहार औजार एवं घरेलू सामान के रूप में होता रहा। इसलिए इस सभ्यता को धातु प्रस्तर युग चालकोलिथिक एज की सभ्यता भी कह सकते हैं। इस सभ्यता के सभी स्थल नगर ही नहीं थे, बल्कि अनेक बड़े ग्राम या कस्बे भी थे। यहाँ के अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर ही नगरों का पालन पोषण होता था। इस सभ्यता के निवासियों ने भवन निर्माण एवं नगर निर्माण योजना की तरफ यथेष्ट ध्यान दिया। इनके निर्माण में उपयोगिता एवं सुरुचि दोनों का ही ध्यान रखा जाता था। ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल, लिपि का भी विकास इस सभ्यता के अंतर्गत हुआ। व्यक्तिगत संपत्ति, सामाजिक वर्ग विभेद एवं धर्म के प्रति आस्था भी इस समय देखने को मिलती है। अगला बिंदु है शांति मूलक सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह मूलतः शांति मूलक सभ्यता थी। राज्य में शांति और सुव्यवस्था इस संस्कृति के आर्थिक आधार को बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। यही कारण है कि हमें उद्योग धंधों एवं घरेलू प्रयोग से आने वाले औजार और उपकरण तो बहुसंख्या में मिलते हैं, परंतु युद्ध एवं हिंसा वाले अस्त्र शस्त्रों की संख्या नगण्य है। इससे अनुमान लगाता है कि हड़प्पा संस्कृति वाले युद्ध को अधिक महत्व नहीं देते थे। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि इस सभ्यता के निवासी युद्ध या बाह्य आक्रमण से अपने को बिल्कुल अलग मानते थे। इनसे सुरक्षा के लिए दुर्ग की घेराबंदी की गई थी और उन पर रक्षकों के लिए बुर्ज बनाई गई थी। ताम्र एवं कांस्य निर्मित भाले, छुरा, छोटी तलवार, कुल्हाड़ी एवं बणागुरों का व्यवहार सुरक्षात्मक साधनों के रूप में भी होता होगा। प्रशासनिक स्वरूप एवं संभावित राजधानियां, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोबेबल कैपिटल्स।
प्रशासनिक स्वरूप हड़प्पा संस्कृति से संबद्ध विभिन्न स्थलों का एक, जैसे नगर निर्माण योजना की तरह ही लिपि, मापतौल के साधनों का प्रयोग, मोहरों का चलन इत्यादि को ध्यान में रखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा युगीन समस्त नगर एक प्रशासनिक सूत्र में बंधे हुए थे, परंतु इसका प्रशासनिक स्वरूप क्या था, ये निश्चित करना अत्यंत ही कठिन है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सिंधु सभ्यता के प्रशासनिक स्वरूप की समस्या हल नहीं की जा सकती है। अनेक विद्वानों ने इस विषय पर अपनी विचार प्रकट किए हैं। ये अनुमान सिंधु सभ्यता के स्वरूप, उनके भग्नावशेष तथा समकालीन प्राचीन सभ्यताओं में प्रचलित प्रशासनिक पद्धतियों के आधार पर लगाए गए हैं। जनतांत्रिक व्यवस्था। एक पश्चात विद्वान हंटर का अनुमान है कि सिंधु घाटी की प्रशासनिक व्यवस्था जनतांत्रिक पद्धति पर आधारित थी। मैक महोदय का भी विचार है कि यहाँ एक प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का प्रधान था। कुछ अन्य विद्वान भी यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को जनतांत्रिक या कुलीनतंत्री व्यवस्था मानते थे। रूसी विद्वान वी स्टोवे, एक जर्मन विद्वान वाल्टर रूबेन हड़प्पा सभ्यता को गुलामों पर आधारित सभ्यता मानते हैं, परंतु इस मत को पुष्ट करने वाले साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अन्य विद्वान इसे मध्यवर्गीय जनतंत्र मानते हैं, परंतु ये सारे विचार अनुमानित है। इनको प्रमाणित करने के लिए स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अगला बिंदु है पुरोहित शासकों का। स्टुअर्ट पिगॉट इसे दो राजधानियों वाला राज्य हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो मानते हैं, जिसका शासन पुरोहित राजा के हाथों में था। सर मॉर्टिमर हिलर की भी यही धारणा है कि सुमेर और अक्खड़ की तरह हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में भी पुरोहित शासक राज्य करते थे। हिलर और बी लाल हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एवं कालीबंगा से उत्खनन कुछ भवन को मंदिर मानते हैं, परंतु सिंधु सभ्यता में मंदिरों का अस्तित्व संदिग्ध है। सिर्फ मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार ही स्पष्ट रूप से धार्मिक भवन दृष्टिगोचर होता है। लोथल से यद्यपि अग्नि की पूजा के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, तथापि वहां भी मंदिरों का प्रमाण नहीं मिलता। अतः मंदिरों के अभाव में पुरोहित शासक की कल्पना बहुत तर्कपूर्ण प्रतीत नहीं होती। अगला बिंदु है नागरिक परिषद की। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना को देखने से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि नगरों में नगर पालिका जैसी कोई संस्था थी जो भवन निर्माण, नगर योजना, नगरों की स्वच्छता को बनाए रखने का काम करती थी तथा व्यापार वाणिज्य की सुविधा के लिए निश्चित मापतौल की प्रणालियों को लागू करवाती थी। इसी नगर पालिका के जिम्मे शहरों में पानी की व्यवस्था, नालियों का प्रबंध तथा संभवतः नागरों के निर्माण का भार सौंपा गया था। मोहनजोदाड़ो से जो एक विशाल सार्वजनिक भवन प्रकाश में आया है, ये संभवतः नागरिक परिषद का ही सभागार था। इस नागरिक परिषद के सदस्य संभवतः नगरों में रहने वाले व्यापारी और कारीगर होते थे। अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रशासन पर व्यापारियों एवं कारीगरों का नियंत्रण था। यही वर्ग अपने हितों की सुरक्षा के लिए प्रशासन में रुचि लेता था। अगला बिंदु है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सिंधु सभ्यता के प्रशासनिक स्वरूप की दूसरी प्रमुख विशेषता है कि यहाँ हम सत्ता का विकेंद्रीकरण पाते हैं। मिस्र में सत्ता वहाँ के राजा फराओं के हाथों में केंद्रित थी, जो राजधानी से शासन किया करता था, परंतु सिंधु सभ्यता में सुमेर के समान विभिन्न नगरों में सत्ता विकेंद्रित थी। सिंधु सभ्यता के नगरों और सुमेरी नगरों में यही अंतर था कि जहाँ सुमेर में प्रशासनिक शक्ति पुरोहित के हाथ में केंद्रित थी, वहाँ सिंधु सभ्यता में संभवतः व्यापारी और कारीगर ही प्रशासन पर नियंत्रण रखते थे और उनकी मुखिया ही प्रधान होता था। अगला बिंदु है संभावित राजधानियां। प्रारंभ में विद्वानों की धारणा थी कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंधु साम्राज्य की दो राजधानियां थी।
जहाँ से संपूर्ण क्षेत्र पर शासन किया जाता था। ऐसा मानने का कारण ये था कि इन दोनों जगहों से दुर्ग या गढ़ी का अस्तित्व प्रकाश में आया था, जिसे शासक का निवास स्थान माना गया। बाद में इस तरह के दुर्ग कालीबंगा राजस्थान और सुरकोटड़ा गुजरात के उत्खनन के दौरान भी प्रकाश में आए। इससे इस धारणा की पुष्टि होती है कि सैंधव सभ्यता में एक से अधिक प्रशासनिक केंद्र थे। संभवतः प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रशासनिक केंद्र थे। इस बात की भी संभावना है कि सुमेर की ही तरह सिंधु सभ्यता के नगर भी नगर राज्य थे, जिनका प्रशासन यहाँ की नागरिक परिषद के जिम्मे था। जब तक कि स्पष्ट अभिलेखीय प्रमाण नहीं मिलते, इस सभ्यता में कोई निश्चित मत व्यक्त नहीं किया जा सकता है। सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना। सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता यहाँ की नगर निर्माण योजना है। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि नगरों के निर्माण में एकरूपता देखने को मिलती है। एक ही प्रकार की नगर योजना हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा एवं लोथल में देखने को मिलती है। कुछ असमानताएं भी हैं, यद्यपि ये नगर एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर स्थित थे। प्रत्येक नगर नदी के किनारे या उसके नजदीक बसा हुआ था। प्रत्येक स्थान से पकाई गई ईंटों के भवन प्रकाश में आए हैं। पकाई गई ईंटों के व्यवहार इतने बड़े पैमाने पर सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है, वह सुमेर या मिस्र में देखने को नहीं मिलती। नगरों में सड़कों या नालियों का उचित प्रबंध रहता था तथा भवन एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। नगर निर्माण योजना को देखने से वहां के विकसित नगर पालिका के प्रशासन के स्वरूप का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अगला बिंदु है दो स्तरीय नगर। सिंधु सभ्यता में दो स्तरीय नगरों के निर्माण का प्रमाण मिलता है। दुर्ग या गढ़ी और निचला शहर। दुर्ग में शासक का निवास स्थान तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन बने हुए थे। निचले शहर में आवासीय भवन थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा आदि जगहों में गढ़ी तथा निचला शहर देखने को मिलता है। दोनों नगरों के बीच आवागमन नियंत्रित रहता था। उदाहरण स्वरूप कालीबंगा में दोनों नगरों के बीच आने जाने के सिर्फ दो ही मार्ग बने हैं। मोहनजोदाड़ो में दोनों नगरों के बीच एक नहर थी, जिसे पार कर ही दुर्ग में प्रवेश किया जा सकता था। गढ़ियां ऊंचे चबूतरों पर बनाई जाती थी, जिनकी बाढ़ एवं बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के लिए प्रबंध किए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में गढ़ी की दीवारों पर बुर्ज बने मिले थे, जिनमें दुर्ग के रक्षक रहते थे। गढ़ी के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का भी प्रबंध था। मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा में निचले शहर की भी घेराबंदी की गई थी। अगला बिंदु है सड़क का प्रबंध। नगर बनाते समय आवागमन की सुविधा के लिए सड़कों की समुचित व्यवस्था की गई थी। संपूर्ण नगर में सड़कों एवं गलियों का जाल सा बिछा हुआ था। सड़कें चौड़ी तथा वे छोटी छोटी उप सड़कों एवं गलियों से जुड़ी हुई थी। ये सड़कें पूरब से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती थी। परिणाम स्वरूप संपूर्ण नगर अनेक वर्गाकार आयतों व खंडों में विभक्त नजर आता था। मोहनजोदाड़ो का प्रमुख मार्ग 9.14 मीटर चौड़ा था। गलियां भी 3 मीटर चौड़ी थी। सड़कें कच्ची किंतु मजबूत थी। सड़कों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सड़कों के किनारे गड्ढे बने होते थे, जिनमें कूड़ा फेंक दिया जाता था। इस प्रकार पानी का जमाव रोकने के लिए सड़कें किनारों से ढलवा बनाए जाते थे, जिनमें सड़कों पर पानी का जमाव न हो सके। जल एवं नालियों का प्रबंध। सिंधु सभ्यता ने नगरों में पीने के पानी की व्यवस्था तो की ही, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा कि बेकार पानी जमा होकर नगर में गंदगी नहीं फैलाए। पीने के लिए पानी का प्रबंध कुओं से होता था। लगभग प्रत्येक बड़े घर में कुओं की व्यवस्था की गई थी। कुछ सार्वजनिक कुआं गलियों में भी बने थे। पानी की निकासी के लिए नालियों की अच्छी व्यवस्था की गई थी।
प्रायः प्रत्येक सड़क और गली के किनारे वर्षा एवं घर का बेकार पानी निकालने के लिए पक्की ईंटों की नालियां बनाई गई थी। प्रत्येक घर की नाली इन प्रमुख नालियों में आकर गिरती थी। अधिकतर नालियां ढकी हुई थी। नालियों की सफाई करने के लिए बीच बीच में गड्ढे भी बनाए गए थे, जिनके ढक्कनों को हटाकर गंदगी साफ की जा सकती थी। प्राचीन कनौसोस यूनान और मिस्र की तरह यहाँ के कुछ भवनों की ऊपरी मंजिलों पर से पानी नीचे लाने के लिए पकाई गई मिट्टी की पाइप नुमा नालियां बनाई गई थी। चनहुदड़ों के भवनों में ऐसी नालियां देखी गई है। इसी प्रकार कालीबंगा में लकड़ी के खोखले तनों का प्रयोग नाली के रूप में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासों ने स्वच्छता के लिए नालियों का प्रबंध पर जितना अधिक ध्यान दिया, उतना प्राचीन काल में अन्य किसी सभ्यता ने नहीं दिया। सिंधु सभ्यता की एक विशिष्ट उपलब्धि मानी जा सकती है। अगला बिंदु है भवन निर्माण योजना। सिंधु सभ्यता के नगरों में उत्खनन से भवनों की निर्माण योजना भी स्पष्ट हो जाती है। इन नगरों के भवन योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था, जिसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। प्रत्येक भवन में रसोई घर, शौचालय एवं स्नान घर का प्रबंध रहता था। घरों में कुओं एवं नालियों की भी व्यवस्था की गई थी। मकानों में दरवाजे भी बनाए जाते थे, परंतु संभवतः खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी। खिड़कियां संभवतः सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं बनाई जाती थी। खिड़कियों के स्थान पर ऊंचाई पर झरोखे बनाए जाते थे, जिनमें हवा और रोशनी आती थी। दरवाजे लकड़ी के बने होते थे। मकानों में लकड़ी के स्तंभों की भी बेहतर व्यवस्था होती थी। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रबंध भी रहता था। 3 मंजिले मकानों के बनाए जाने का प्रमाण उत्खनन से मिलती है। मकान की छतों को लकड़ी, ईंट या मिट्टी से पाट दिया जाता था। मंजिल के अनुसार मकान के नींव की मजबूती भी बदलती थी। 2 या 3 मंजिलों वाले मकानों की नींव 1 मंजिला मकानों से ज्यादा मजबूत होती थी। भवनों से जुड़ाई के लिए साबुत और पक्की ईंटों का व्यवहार किया जाता था। फर्श की मिट्टी से कूटकर या पक्की ईंटों से पाटकर मजबूत बना दिया जाता था। कुछ स्थानों पर कच्ची ईंटों का व्यवहार भी भवनों के निर्माण में होता था। मकानों की दीवार पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर उन्हें चिकना बना दिया जाता था। भवनों के निर्माण में अलंकरण से ज्यादा महत्व उपयोगिता को दिया जाता था। भवनों के विभिन्न आकार प्रकाश में आए हैं। बहुमंजिले अनेक कमरे वाले छोटे मकान धनी वर्ग के लोगों के लिए बने थे तथा 1 मंजिले कम आकार वाले छोटे मकान अपेक्षाकृत कम धनी लोगों के निवास स्थान थे। इसके अतिरिक्त मजदूरों या गुलामों के निवास स्थान, कुछ सार्वजनिक भवन, संदिग्ध धार्मिक भवन व नागर उत्खनन से प्रकाश में आए हैं। ऐसे भवनों में निम्नलिखित प्रमुख है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो के घर में के दुर्ग के भीतर एक विशाल जलकुंड का अस्तित्व प्रकाश में आया है। इसकी लंबाई करीब 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.5 मीटर थी। इस जलकुंड के भीतर प्रवेश करने के लिए दक्षिणी और उत्तरी सिरों पर ईंटों की सीढ़ियां बनाई गई थी। फर्श के निर्माण में विशेष सावधानी बरती गई थी। यह पक्की ईंटों का बना हुआ था। इस कुंड में जल एक कुएं से आता था, जो एक कमरे में स्थित था। गंदे पानी के निकासी के लिए नालियों की भी व्यवस्था थी। जलकुंड के चारों तरफ बरामदे बने हुए थे एवं उनके पीछे कमरे कमरे संभवतः 2 मंजिले थे, क्योंकि ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी मिली है। मैक महोदय का विचार था कि इन कमरों में पुरोहित रहते थे। इस जलाशय का प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। कुछ विद्वानों ने इसे जल क्रीड़ा घर भी माना है, परंतु ये मत बहुत अधिक तार्किक प्रतीत नहीं होता है। अन्नागर
सिंधु सभ्यता में अन्नागर का विशिष्ट महत्व है, जहाँ मेसोपोटामिया में अतिरिक्त उत्पादन या कर के रूप में वसूला जाने वाला अनाज मंदिरों में सुरक्षित रखा जाता था। वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में इसको एकत्र करने के लिए अन्नागर बनवाए गए थे। ऐसे अनेक अन्नागर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चोनहदड़ो, लोथल, कालीबंगा इत्यादि स्थानों की खुदाइयों से प्रकाश में आए हैं। अन्नागर भी दुर्ग में ही बने हुए थे। उदाहरण स्वरूप मोहनजोदाड़ो का अन्नागर करीब 45.72 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। इसका मुख्य प्रवेश द्वार नदी की तरफ था, जिससे अनाज को लाकर रखने में सुविधा होती होगी। हड़प्पा में 6-6 की संख्या वाले ईंटों के चबूतरे भी अन्नागरों के ही अवशेष है। यहाँ गोदाम के पास खुले फर्श पर 2 कतारों में ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे भी बने मिले हैं, जिनका उपयोग फसलों की दावनी थ्रेशिंग के लिए किया जाता था। अगला बिंदु है सार्वजनिक भवन। उत्खनन के दौरान कुछ सार्वजनिक भवनों के अवशेष भी मिले हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मोहनजोदाड़ो के विशाल भवन है, जो मूलतः 20 खंभों पर टिका हुआ था। ये संभवतः सभागार या मुख्य बाजार था। राजमहल सदृश एक भवन भी मोहनजोदाड़ो से बना हुआ था। इसके अतिरिक्त सड़कों के किनारे भोजनालयों या दुकानों की कतारें भी मोहनजोदाड़ो में मिलती है। मजदूरों या गुलामों के मकान। मजदूरों या गुलामों के मकान धनिकों की अपेक्षा छोटे थे। हड़प्पा में दुर्ग की दीवार के निकट 2 पंक्तियों में 15 छोटे छोटे 2 कमरे वाले बागानों की श्रृंखला पाई गई है। इनके समीप ही भट्टियां भी मिली हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इनमें धातु का काम करने वाले श्रमिक रहते होंगे। मोहनजोदाड़ो में भी बैरकनुमा 2 पंक्तियों में 16 मकान हैं, जिनमें एक बड़ा और दूसरा छोटा कमरा बना हुआ है। इनमें भी श्रमिक रहते थे। इस मोहल्ले के लिए पानी की व्यवस्था अलग से सार्वजनिक कुएं से की गई थी। चोनहदड़ो में भी मजदूरों की बस्ती या कारखाने का प्रमाण मिलता है। गोदीवाड़ा। लोथल के उत्खनन से एक बहुत ही विशाल जल कुंड का अस्तित्व प्रकाश में आया है। ये करीब 218 मीटर लंबा, 37 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर गहरा था। यह पक्की ईंटों का बना था। इसकी उत्तरी दीवार में काफी चौड़ा प्रवेश द्वार था, जो एक विशाल नाले या नहर के द्वारा भगवा नदी से संयुक्त थे। श्री एस.आर. राव इसे गोदीवाड़ा मानते हैं, जहां व्यापारिक जहाज आते जाते थे। ये मत सर्वमान्य नहीं है। अनेक विद्वानों की ऐसी धारणा है कि यह गोदीवाड़ा न होकर जलकुंड या जिसका पानी पीने के लिए या सिंचाई के लिए व्यवहार में आता था। उपरोक्त विवेचना से सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण योजना की स्पष्ट जानकारी मिलती है। नगर एवं भवन निश्चित योजना अनुसार बनाए जाते थे। नगरों में सड़कों, गलियों, नालियों, सार्वजनिक भवनों की व्यवस्था की गई थी। इनके निर्माण में सुविधा एवं उपयोगिता पर विशेष ध्यान दिया गया था। सुमेर में जहाँ नागरिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ, वहाँ भी इतनी उत्कृष्ट नगर योजना देखने को नहीं मिलती है।